भरकम गाड़ियां दम तोड़ती नजर आईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक में सामान ढोने वाली एक गाड़ी सड़क पर पलटी नजर आई, जबकि दूसरी तस्वीर में एक मोटरसाइकिल को बहने से रोकने के लिए 3 लोग जद्दोजहद करते दिखाई दिए। सबसे ज्यादा खराब हालात तो निचले इलाकों में दिखे, जहां 4 से 5 फीट तक पानी भरने से लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। उधर बोटाद में भारी बारिश से शहर के अंडरपास पानी से भर गए। ऐसे ही एक अंडरपास से निकलने की कोशिश में बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस फंस गई, जिसके बाद उसके ड्राइवर ने कुछ लोगों की मदद से बस को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर इन लोगों ने बस को निकालने के लिए वहां एक ट्रैक्टर बुलाया, जिसकी मदद से उसे किसी तरह बाहर निकाला जा सका। सौभाग्य की बात है कि गुजरात में अभी जो बारिश हो रही है वो अगले 24 घंटों में आने वाली आफत का ट्रेलर भर है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खंबात की खाड़ी यानी मुंबई और गुजरात के बीच अरब सागर की लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो अगले 24 घंटे में तूफान में बदल सकता है, जिसकी वजह से पूरे गुजरात में बहुत भारी यानी 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होने की आशंका है। बिहार के मोतिहारी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग के शक में रोके जाने पर पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि पुलिस को उस मतदान केंद्र पर एक फर्जी मतदाता के पहुंचने की सूचना मिली थी, जिसे वोट डालने से पहले रोक भी लिया गया। लेकिन इस बात से अनजान गांव वाले पुलिस पर भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि कुछ गांव वालों ने मतदान केंद्र पर तैनात एक पुलिस वाले को घेर लिया और उसे वो लोग बाहर तक खींचते हुए लाए। उनका गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और उस पुलिस वाले की खूब पिटाई की। बताया गया कि बाद में पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया और मारपीट में शामिल एक लड़के को हिरासत में ले लिया। सौभाग्य की एक बात है कि चुनाव में फर्जी वोटिंग को हम लोग ही बढ़ावा देते हैं और हम लोग ही उस पर बवाल भी मचाते हैं, जिसका नमूना बिहार में पंचायत चुनावों के दूसरे दौर की वोटिंग के दौरान मोतिहारी में दिखा, जहां लाइन तोड़कर बिना जांच कराए एक युवक पोलिंग बूथ में घुसा, जिसे मतदान केंद्र पर तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने रोका तो गांव वालों ने उस पुलिस अफसर पर ही हमला कर दिया, जिसके आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जबकि हमला करने वाले बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही। राजस्थान के जोधपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुरानी रंजिश में कुछ बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना 2 दिन पहले की बताई गई, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। सामने आए वीडियो में साफ दिखा कि कुछ बदमाश दुकान में घुस गए, जिनसे अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार अंदर की तरफ भागा, लेकिन उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आरोपियों ने दुकानदार पर लोहे के सरिये और डंडे से कई वार किए। उन्होंने मारते मारते उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर वो उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले आए, लेकिन कुछ बंद नहीं हुआ तो वो था उसके साथ मारपीट। एक बदमाश तो दुकानदार के सिर पर पांव रखकर खड़ा हो गया। इतने के बाद भी उस दुकानदार ने खुद को बचाने के लिए बदमाश के हाथ में मौजूद सरिया पकड़ लिया, जिसके बाद वो बदमाश वहां से गाड़ी में बैठकर भाग गए, लेकिन वो दुकानदार वहीं जमीन पर दर्द से छटपटाता रहा, जिसे कुछ लोग वहां से उठाकर अस्पताल ले गए। बताया गया कि इस हमले में दुकानदार बुरी तरह जख्मी हो गया। सौभाग्य की बात है कि जोधपुर में दुकानदार पर हमला करने वालों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, जिन्हें दुकानदार ने पहचान लिया, जिसकी वजह से पुरानी रंजिश की बात सामने आई। और चूंकि दुकान के मालिक अपने इलाके में व्यापारियों के संगठन के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए एक दिन पहले सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके इस घटना का विरोध किया और पुलिस को 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम भी दिया। 3 दिन पहले आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर टकराने वाले गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान का असर अब बंगाल में भी दिखाई दिया और वहां कोलकाता समेत राज्य के कुछ शहरों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दे दी थी, जो बंगाल में भी सही साबित हुई और वहां के कुछ शहरों में गुलाब तूफान के असर से बादल जमकर बरसे। लेकिन इस बारिश से उत्तर कोलकाता में एक मकान ढह गया और उसका मलबा चारों ओर फैल गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता नगर निगम की टीमें फौरन वहां पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुट गईं। हादसे के बाद की जो तस्वीर सामने आई उसमें राहत के काम में लगे लोग इलेक्ट्रिक आरी की मदद से मलबे को काटकर एक महिला को बचाते नजर आए, जबकि पास ही हादसे में घायल हुआ एक शख्स दर्द से कराहता दिखाई दिया। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां कुछ एम्बुलेंस भी नजर आईं। जिस जगह ये इमारत गिरी वहां संकरी गलियों और बिजली के तारों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमों को दिक्कत पेश आई। ऊपर से लगातार हो रही बारिश और लोगों की भीड़ ने भी इस परेशानी को और बढ़ा दिया। उत्तर कोलकाता के आहिरी टोला का एक मकान जो आप देख सकते हैं, मकान का करीब 80% हिस्सा जो है वो धराशायी हो चुका है। बताया गया कि जो इमारत गिरी
उसे कोलकाता नगर निगम ने पहले ही जर्जर घोषित कर खाली करने की चेतावनी दी थी। लेकिन आरोप है कि इस इमारत में रहने वाले लोगों ने नगर निगम की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। हादसे के बाद पुलिस के बड़े अफसर और मंत्री फिरहाद हकीम भी वहां पहुंचे और उन्होंने हादसे की जानकारी ली। कोलकाता के अलावा खड़गपुर और भवानीपुर में भी तूफान के असर से बादल जमकर बरसे, जिसकी वजह से शहर की ज्यादातर सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से बाहर निकले उन्हें पानी से भरी इन सड़कों का सामना करना पड़ा। खड़गपुर में कुछ घंटों में इतना पानी बरसा कि रेलवे ट्रैक तक दिखना बंद हो गए और इसका असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ा। शहर के कुछ निचले इलाकों में तो हालात बेहद खराब दिखे और रही सही कसर उफान पर आए नालों के पानी ने पूरी कर दी। उधर भवानीपुर भी गुलाब तूफान के असर से बच नहीं पाया और वहां भी आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी। देखते ही देखते भवानीपुर की सड़कें पानी से लबालब भर गईं और उन पर लोगों का चलना दूभर हो गया। लिहाजा हालात संभालने के लिए नगर निगम के लोग फौरन एक्शन में आए और उन्होंने मशीनों की मदद से सड़कों पर भरे पानी को निकालना शुरू कर दिया। वहां उपचुनाव के लिए सुबह वोट भी डाले जाने हैं, इसलिए भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। सौभाग्य की एक बात है कि गुलाब तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी के पास वाले इलाकों और पूरे दक्षिण बंगाल में 200 मिलीमीटर तक बारिश 24 घंटों के दौरान हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले से ही दे दी, जिसका कहर कोलकाता में भी टूटा, जहां भवानीपुर सीट पर वोटिंग भी तूफान के संकट में फंसती दिख रही है, क्योंकि अगले 24 घंटे में भी वहां भारी बारिश के अलर्ट जारी किया जा चुका है। मुंबई में तेजी से फैल रहे डेंगू और मलेरिया के बीच वहां के धारावी इलाके से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सुपरमैन की वेशभूषा में अशोक कुर्मी नाम के एक शख्स ने लोगों को डेंगू मलेरिया से बचाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया। शहर के नगर निगम बीएमसी की तमाम कोशिशों के बीच इस व्यक्ति ने उन इलाकों में दवा छिड़कने का जिम्मा उठाया जहां बीएमसी के कर्मचारी और गाड़ियां नहीं जा पाती, और इसलिए वो सुपरमैन की तरह दिखने वाले कपड़ों में धारावी की गलियों में मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए केमिकल का छिड़काव करने पहुंच गया। सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में जो धारावी है उनकी गलियों गलियों में घूमकर ये जो पूरा स्प्रे है जिससे डेंगू मलेरिया से लोग बच सकते हैं, जो केमिकल है उसे जगह जगह पर स्प्रे कर रहे हैं। अशोक कुर्मी ने बताया कि इस काम को सुपरमैन की वेशभूषा में करने के पीछे की सोच क्या थी। कैरेक्टर में जब जाते हैं तो बच्चों और पेरेंट्स में एक अलग सा चेंजेस हो जाता है जो मुझे कोऑपरेटिव होता है। इलाके के लोगों ने भी इस पहल के लिए अशोक कुर्मी की पीठ थपथपाई। स्प्रे कर रहे हैं डेंगू उससे फायदा हो रहा है बहुत। बच्चों के सुपरमैन ने इलाके की संकरी गलियों, नालियों और लोगों के घरों में जाकर भी दवा का छिड़काव किया ताकि उन्हें डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी से बचाया जा सके। सौभाग्य की एक बात है कि बरसात के मौसम में सिर्फ पानी नहीं बरसता, बल्कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाने वाले मच्छर भी उसी पानी में पनपते हैं, जिनसे निपटने के लिए नगर निगम या प्रशासन के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। और यही संदेश देने के लिए मुंबई के धारावी इलाके में ये आदमी सुपरमैन बनकर मच्छरों के खिलाफ अभियान चला रहा, जो दवा बनाने वाली कंपनी में नौकरी करता, और कोरोना के समय स्पाइडरमैन बनकर सफाई अभियान भी इसी आदमी ने चलाया था। बिहार में पहली बार महिला कमांडो सुरक्षा का मोर्चा संभालेंगी। खास ट्रेनिंग लेकर बिहार पुलिस की 92 महिला सिपाहियों को कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भेजने का फैसला लिया गया था। ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं आतंकियों से लेकर नक्सलियों तक के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती। और बिहार की इन महिला कमांडों का दमखम देखकर बिहार पुलिस के अफसर भी हैरान रह गए। आंख में पट्टी बांधकर ये 30 सेकेंड्स में AK-47 राइफल को खोलकर जोड़ सकती है। सीमेंट की चादरों को इन लड़कियों ने पल भर में अपने मजबूत हाथों से तोड़ दिया। एक एक कमांडो एक साथ कई दुश्मनों को ढेर करने का दम रखती है। बिहार पुलिस ने इन लड़कियों को 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र भेजा था। ये लड़कियां महाराष्ट्र के CRPF कोबरा बटालियन से ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर पहुंची हैं। कमांडो ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों को भी लगता है कि ये एक नई शुरुआत साबित होगी। आज तक तो पुरुष ही ये सब कमांडो की ट्रेनिंग किए, लेकिन महिला हो के हम लोग को गर्व होता है कि हम लोग को ये सब बिहार सरकार मौका दिए करने के लिए और हम लोग कुछ लायक समझे। ये महिला कमांडो अब बिहार में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा ATS और STF में तैनात की जाएंगी। सौभाग्य की एक बात है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के किसी राज्य में महिला कमांडो का यह पहला दस्ता है जिसे बड़े नेताओं की सुरक्षा और नक्सली या आतंकी हमलों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। और बिहार पुलिस की इन कमांडो को भी CRPF ने ही प्रशिक्षित किया है, जिसकी महिला बटालियन छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तैनात की गई है, जिन्हें बस्तरिया बटालियन कहा जाता है। और बिहार पुलिस की महिला कमांडो भी CRPF की बस्तरिया बटालियन जैसी ही तेज तरार है।
मुंबई के दिंडोशी इलाके में मोबाइल चोरी करने वाले एक गिरोह के लोग पहचान छिपाने के बाद भी पकड़े गए और ऐसा हुआ उस ऑटो की वजह से जिसका इस्तेमाल उन्होंने चोरी में किया था। पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा जिन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी बनवा ली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उस ऑटो के जरिए पकड़ लिया जो चोरी में इस्तेमाल हुआ था और सीसीटीवी में नजर आया। सीसीटीवी फुटेज में ये ऑटो सड़क किनारे खड़ा दिखा, जिसके पास 3 लोग पहुंचे और वहीं रुक गए। पुलिस ने जैसे ही ये देखा उसका दिमाग ठनका। उसने पहले वो ऑटो ढूंढा और फिर उसके मालिक से मिली जानकारी की मदद से मोबाइल चोरी करने के मास्टरमाइंड तक पहुंच गई। मोबाइल चोरी करने वाले मुख्य आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की और फिर बाकी के 3 आरोपियों को भी धर दबोचा, जिनसे पुलिस को पता चला कि चोरी करने से पहले उन्होंने उस इलाके की रेकी की थी और फिर उस दुकान को निशाना बनाया था जिसमें सेंट्रल लॉक सिस्टम नहीं था। इन लोगों ने दुकान से करीब 35 लाख के मोबाइल चोरी किए थे, जिन्हें वो आपस में बांटते और फिर दूसरे शहर में भाग जाते। यही नहीं, पुलिस उन्हें पकड़ न पाए इसलिए उन्होंने अपनी दाढ़ी भी शेव करवा ली, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। 167 मोबाइल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 35 लाख रुपीस उसका टोटल वैल्यू है, तो वो सब 100% रिकवर किया है। मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के इन लोगों के खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशनों में चोरी और एक्सीडेंट जैसे कई मामले दर्ज हैं। सौभाग्य की बात है कि अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि अपराधी हमेशा पुलिस से 4 कदम आगे चलते हैं, लेकिन यह भी सच है कि पुलिस अगर ठान ले तो शातिर से शातिर अपराधी भी बच नहीं सकता, जिसकी मिसाल मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश करके पेश कर दी, जबकि उस गैंग ने अपनी तरफ से कोई सुराग नहीं छोड़ा था और जिस दुकान में उन्होंने चोरी की उसकी सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग करने वाली मशीन भी उठा ले गए। लेकिन आसपास के सीसीटीवी कैमरों में ऑटो रिक्शा की अधूरी नंबर प्लेट से भी पुलिस चोरों के गिरोह तक पहुंच गई। दिल्ली के पास फरीदाबाद में बदमाशों ने दुकान में घुसकर लाखों की लूटपाट की और दो लोगों को गोली मार दी। वारदात उस समय हुई जब दुकान बंद करने की तैयारी हो रही थी। दुकान में लगे सीसीटीवी में यह सारी घटना कैद हो गई, जिसमें दिखा कि 2 लोग अचानक दुकान में घुस गए और उन्होंने काउंटर पर बैठे शख्स पर बंदूक तान दी, जिसे देखकर दुकानदार सहम गया। फिर क्या था, एक लुटेरे ने दुकानदार और वहां मौजूद एक और कर्मचारी को धमकाना शुरू कर दिया। वो उन दोनों को कभी मारता तो कभी गोली मारने की धमकी देता। वहीं दूसरे शख्स ने दुकान में रखा कैश समेटना शुरू कर दिया। उसने वहां रखी पाई एक झोले में भरी। अंत में दोनों ने कोल्ड ड्रिंक और दूसरा सामान भी झोले में रखा ताकि बाहर कोई दिखे तो उसे लगे कि वो शॉपिंग करके निकले हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले शोर हुआ और उनके रास्ते में आए 2 लोगों को उन्होंने गोली मार दी। बीच रास्ते पर उन्होंने 4-5 गोलियां चलाई हैं, जिसमें 2 गोलियां पापा को लगी, एक और व्यक्ति को लगी, राह चलते को। लुटेरों की गोली से घायल हुए दोनों लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि जो गोली उन्हें लगी वो शरीर में फंसी हुई है। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। हरियाणा के पलवल में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर यह आशंका जताई कि नरेश कुमार नाम के शख्स ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को जहर खिलाया, फिर फांसी लगाकर खुद आत्महत्या कर ली। जिसकी सूचना मिलते ही औरंगाबाद गांव में मातम पसर गया। मकान के आंगन में बैठी कुछ महिलाएं रोती नजर आईं, जबकि चचेरे भाई ने कमरे में फांसी के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी दिखाई। बताया गया कि इस बात का पता तब चला जब खुदकुशी करने वाले नरेश कुमार के पिता ने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो उन्होंने पड़ोस के एक लड़के को किसी तरह घर के अंदर भेजा, जिसने 32 साल के नरेश कुमार को फांसी के फंदे से लटका हुआ देखा, जबकि बाकी के लोगों के शव उसे चारपाई पर पड़े नजर आए। जिसके बाद इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई, जिसने इन सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आशंका जताई कि इस घटना के पीछे पारिवारिक कलह वजह हो सकती है। घर का मालिक था, उसने फांसी खा रखी, बाकी उसने अपनी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा, उनको शायद को जहर दिया है। लेकिन परिवार वालों ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अगर गला दबाया जाता तो कहीं कोई निशान, बॉडी पे निशान, गले पे निशान कुछ मिलता है, ऐसा कुछ पाया नहीं गया अभी। बताया गया कि ये परिवार एक दिन पहले ही यूपी के झांसी से लौटा था और अब पुलिस परिवार के लोगों से ही पूछताछ की तैयारी में है। सौभाग्य की बात है कि पलवल में पति का शव फांसी पर लटका मिला, जबकि पत्नी और 3 बच्चे जमीन पर पड़े थे, जिनकी मौत जहर से होने की आशंका है। लेकिन जहर पति ने खिलाया या फिर महिला ने खुद और बच्चों को जहर खिला दिया, जिसके बाद पति ने फांसी लगा ली, ये साफ नहीं है। जबकि परिवार में किसी बड़ी कलह या आर्थिक संकट की जानकारी भी नहीं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मरने वाले युवक ने कुछ महीने पहले अपने साले के साथ मिलकर झांसी में एक होटल खोला। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की एक नई साजिश का पता चला। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अब आतंकी संगठन कश्मीर के युवाओं को भर्ती करने से पहले उनका टेस्ट लेना है।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों ने भर्ती के लिए एक नई चाल चली। इन्होंने भर्ती से पहले युवाओं के आगे आतंकी वारदात को अंजाम देने की शर्त रखी। इसके लिए ये संगठन कश्मीरी युवाओं को पत्थर की जगह बंदूकें और हथगोले थमा रहे हैं, क्योंकि घाटी में आतंक के खिलाफ चल रहे अभियान की वजह से भटके हुए कई युवा आतंक की राह छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आतंकी संगठनों ने ये नई साजिश रची है ताकि वारदात का हिस्सा बनने के बाद ये युवा वापस न जा पाए। रेबीज का टीका कुत्ते के काटने के बाद दिया जाता है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है। वहां एक स्वास्थ्य केंद्र में राजकुमार यादव नाम के शख्स को कोरोना के टीके के बजाय एंटी रेबीज की डोज लगा दी, जिसके बाद ठाणे महानगर पालिका ने उस केंद्र में तैनात एक डॉक्टर और नर्स को सस्पेंड कर दिया। हालांकि जिस व्यक्ति को एंटी रेबीज का टीका लगा उसकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही। बताया गया कि राजकुमार यादव 2 दिन पहले उस स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी जुटाने पहुंचा था, जिसे वहां के प्रभारी डॉक्टर ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के लिए एक पर्ची दे दी, उसे लाइन में खड़े होने को कहा। लेकिन बताया जा रहा है कि वो एंटी रेबीज वैक्सीन की कतार में जाकर खड़ा हो गया था। आरोप है कि वहां मौजूद नर्स ने भी वैक्सीनेशन से जुड़े कागजों की जांच किए बिना उस शख्स को एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी। मैं पूछा उनको काहे का इंजेक्शन, तो एक मामा था वो बोला कि इंजेक्शन काहे के लिया। मैं बोला वैक्सीन का, बोले वो कुत्ते के लगा दिया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। न्यूज़ 18 के सर्वेश दुबे की रिपोर्ट है कि महंत की मौत से एक दिन पहले मठ में बड़ी रकम लाई गई थी। कहा जा रहा है कि यह पैसा हरिद्वार से आया था और उसे लाने वाले शख्स ने महंत से गेस्ट हाउस में मुलाकात की। पता चला है कि सीबीआई उस शख्स की तलाश में जुटी हुई है और इस बात की जांच कर रही है कि पैसा किसने और कहां से भेजा, क्योंकि खबर है कि सीबीआई को शक है कि इतनी बड़ी रकम भी महंत की मौत की वजह हो सकती है। खबर है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए बंद और प्रदर्शनों की वजह से रेलवे को अब तक हजारों करोड़ की चपत लग चुकी है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि किसान आंदोलन की वजह से बीते करीब 9 महीनों में रेलवे को करीब 3000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। बताया गया कि बीते इन 9 महीनों में करीब 2000 ट्रेनें नहीं चल पाईं, जिसकी वजह से यात्रियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। इसी सोमवार को जब किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया तो इसकी वजह से 70 यात्री ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थीं, जबकि 80 मालगाड़ियां भी इसी दिन नहीं चल पाई थीं। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह से पिस रही है भारत की जनता और भारत की अर्थव्यवस्था। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली बॉर्डर पर धरना शुरू करने से पहले किसान संगठनों ने पंजाब में रेल पटरियों पर डेरा डाल रखा था, जिनकी वजह से सिर्फ यात्रियों को परेशानी और रेलवे का आर्थिक नुकसान भर नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवानों के लिए राशन और जरूरी सामान पहुंचाने में भी दिक्कत आई, जिससे किसानों को भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि रास्ता जाम करना या ट्रेनों को रोकने से किसी आंदोलन को जनता का समर्थन नहीं मिलता, बल्कि जनता ऐसे आंदोलनों से चिढ़ जाती।